अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम डायलॉग के साथ मैं हूं अनमोल हक। सियासी मंजरनामे पर बात की जाए तो आज जहां मुलाकातें हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के साथ डोनाल्ड ब्लूम की अहम मुलाकात हुई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आसिफ अली जरदारी के साथ भी बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई है। और अगर बात करें तो बिलावल भुट्टो ने आज फिर एक दफ़ा दोबारा से एक अहम बयानात भी दे दिए हैं। उनका कहना है कि नून लीग एक महंगाई लीग बन चुकी है, वोट को इज्जत दो का नारा भी अब खत्म होने पर आ गया है। राना सनाउल्लाह ने भी एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में नून लीग एक अक्सरियत के साथ जीतेगी। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कि पाकिस्तान की मईशत में अब दिन ब दिन बेहतरी आने को है। अस्करी और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका काविशों के साथ जो है ये पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आ रही है। और अगर बात की जाए तो डॉलर और सोने की स्मगलिंग को भी रोका गया है और इसमें बहुत सारी कोशिशें पाकिस्तानी फौज की जानिब से भी आई हैं। बात की जाए तो ज़र मुबादला के ज़खायर में 67 मिलियन डॉलर का इजाफा भी हुआ है और इसके साथ साथ बैंक डिपॉजिट्स के अंदर भी एक मज़ीद इजाफा देखने में आया है। और अगर इसके अलावा भी बात की जाए तो ये मईशत में बेहतरी का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। IMF के साथ दूसरा दौर कामयाब हो चुका है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे कैसर अहमद शेख साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हैं और साबिक चेयरमैन कायमा कमेटी ख़जाना भी हैं। इसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब और बैरिस्टर आमिर हसन हमारे साथ होंगे रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबसे पहले बात करेंगे कैसर अहमद शेख साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर बताइएगा, पाकिस्तान की मईशत में अब बेहतरी नजर आ रही है। अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 57,000 पॉइंट्स की जो हद है उसको अबूर कर लिया है। सबसे पहले तो सर ये कि कौन कौन से जो कह लें कि एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान को एक लाजवाल पस्ती से निकाल कर यहाँ तक लेकर आने में उन्होंने बेनिफिट दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनमोल, आप सही कह रही हैं कि ये 57,000 जो स्टॉक एक्सचेंज ने क्रॉस किया है, ये पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट इंडेक्स में है। अगरचे वैल्यूएशन अगर डॉलर में देखें तो फिर अभी भी स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यूएशन कैपिटल जो फॉर्मेशन है, कैपिटलाइजेशन बहुत कम है। लेकिन अगर इंडेक्स में देखें पाकिस्तान रुपीज़ में तो ये पिछले 3 महीने में कोई 35% के करीब स्टॉक एक्सचेंज बढ़ा है, जो कि बहुत बड़ा इजाफा है। और फर्दर अभी और लग रहा है कि क्योंकि हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी है, जो बॉटम लाइन है, जो प्रॉफिट आ रहे हैं वो ज़्यादा है और लोगों का रुझान भी जो है ना इन्वेस्टमेंट का, अब जो है वो फंड्स वगैरह का, वो जो पहले पैसे लगा रहे थे ना फिक्स इनकम में, वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बहुत बढ़ रहा है और उसका बड़ा बेनिफिट हो रहा है लोगों को। तो उनका रुझान अपनी इन्वेस्टमेंट को फिक्स इनकम जो उन्होंने बैंकों में डिपॉजिट किए थे या फंड्स में इन्वेस्टमेंट थी, वो वापस लेके आएंगे स्टॉक एक्सचेंज में। तो इसलिए काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है। और वैसे भी ओवरऑल इकानमी में क्योंकि ये अब लगता है कि कुछ इंटरेस्ट रेट कम होगा और हमारी थोड़ी सी इंडस्ट्री भी पहले से बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो ये सूरत हाल है और स्मगलिंग के कमी होने की वजह से और ये जो ट्रेड हो रही थी, इलीगल ट्रेड हो रही थी अफगानिस्तान से, उसमें भी कमी हुई है। तो ये तमाम एक पॉजिटिव फैक्टर्स हैं पाकिस्तान की मईशत में। तो यकीनन बिजली चोरी के खिलाफ इकदाम भी किए जा रहे हैं और सोना और डॉलर की स्मगलिंग को रोकने के लिए भी इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। हुकूमती और अस्करी मुश्तरका ये काम चल रहा है इस पर। और सर मज़ीद ये भी बताइएगा कि अभी अगर बात करें तो चीनी सरमायाकारी और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी इसके अंदर बड़ा एक प्रोवोकिंग फैक्टर उनका नज़र आया। तो मज़ीद क्या काम हो सकते हैं? IMF के साथ दूसरा दौर भी कामयाब हो चुका है और हमारे जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने कहा है कि कुछ और भी दौर हमें जो है अदवार चाहिए होंगे IMF के साथ। किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है? देखिए, IMF के अभी हमारा जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है उसमें IMF ने ये कहा है उन्होंने कि पाकिस्तान पूरी कोशिश उन्होंने की है मुश्किल हालात के बावजूद जो चेंजेस जो रिफॉर्म्स लानी थी उसके लिए कोशिश की है। अब देखिए कि IMF ने तो 710 मिलियन डॉलर की किस्त दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ सूरत हाल ये है कि बिजली की चोरी जो आपने कहा उसमें कमी हुई और इसके साथ साथ ये है कि IMF डिमांड कर रही है कि रेवेन्यू बढ़ाया जाए। रेवेन्यू भी बढ़ाने की तरफ तवज्जो हो रही है। हम समझते हैं कि काफ़ी नए असेसीज को रजिस्टर करना चाहिए। ये
जो FBR की ये कोशिश है वो बड़ी अच्छी कोशिश है कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको आप टैक्स, बहुत लंबे तादाद में लोग टैक्स में नहीं है, और अगर वो उनके खिलाफ कोई ऐसे एक्शन होंगे जैसे उनको मोबाइल टेलीफोन उनके या उनको बिजली के उनके कनेक्शन काटे, तो मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए। ये कोई भी हमारे यहाँ टैक्स का रुझान नहीं है, और टैक्स का रुझान लाजमी है हमारे यहाँ खास। और मैं ये भी कहूँगा अपने बिजनेस कम्युनिटी से, क्योंकि मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ, कि ज्यादा आप डायरेक्ट सर आर्मी चीफ ने भी तो बयान दिया ना कि जो स्मगलिंग है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें मेंटेनेंस आए। ये स्मगलिंग के हो रही है, पहले से बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन अभी बहुत गुंजाइश बाकी है, बहुत स्मगलिंग अभी भी जारी है और उसको बेहतर करना है। और फिर हमारा रेवेन्यू जो है ना, वो कुल GDP का, हमारी कौमी आमदनी का सिर्फ 8% या 9% हो रहा है। हमें ये IMF ने सही कहा है कि इसको 15% तक लाएं हमारा रेवेन्यू। और अमीर आदमी को ही हमारे मुल्क में ये समझना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में पिछले 3-4 सालों में विंडफॉल प्रॉफिट हुए हैं, बहुत ज्यादा कमाई हुई है। ये अच्छा किया जो ये फैसला हुआ कि बैंकों पे जो विंडफॉल प्रॉफिट भी हुआ है, और बैंकों ने काफी जो है वो ऐसे इरेगुलरिटीज की हैं, जिसको हम स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में स्टेट बैंक से बार बार मुतालबा कर रहे थे कि बैंकों के खिलाफ एक्शन किया जाए, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस में फैसिलिटेट नहीं किया। मुख्तलिफ रेट थे, इंपोर्ट का मुख्तलिफ था, एक्सपोर्ट का मुख्तलिफ था। तो 40% जो विंडफॉल प्रॉफिट का टैक्स लगाया है बैंकों पे, वो बिल्कुल राइट स्टेप है। नवाज शरीफ बिजनेसमैन लोगों के साथ मिल रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टमेंट को लेकर आया जाए पाकिस्तान में, और जो इन्वेस्टर्स लेकर आएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको उसके हवाले से नहीं पूछा जाएगा। तो किस तरह से ये एकदम इम्पैक्टफुल हो सकता है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, जो गिरती हुई इकोनॉमी है, जो कुछ संभल रही है, मजीद किस तरह से इसमें बेहतरी आ सकती है, और ये एकदम कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान में बहुत बड़ा अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है हमारे यहाँ, जो टैक्स नेट में नहीं है। और वो लोग जो है जो जिनकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, वो क्या करते हैं, वो अपना पैसा बाहर लेके चले जाते हैं, वहाँ पे बाहर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो क्यों ना हम अपनी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करें। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 1990 के बाद ये इंट्रोड्यूस कराई थी कि जो भी तबका, दरमियाना SMEs तबका खास तौर पे जो इंडस्ट्री लगाए, वो उसके बारे में ज़्यादा तहकीकात नहीं की जाएंगी। तो वो बड़ी कामयाब वो पॉलिसी रही, और उसकी वजह से बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई हमारे मुल्क में। असल बात ये है, मसला क्या है, रोजगार भी इसलिए कम है क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है। हमारे लोग 40% लोग तकरीबन गुर्बत के लकीर के नीचे हैं, और दुनिया में अगर पूरी 66 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, तो पाकिस्तान में उसमें 9.5 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो कि गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। हालांकि हमारी दुनिया की आबादी का 3% है हमारी आबादी दुनिया की, लेकिन गरीबों की आबादी में या बिलो पॉवर्टी लेवल जो है वो हमारा 15% बन रहा है। दुनिया का 15% हमारे यहाँ है। रोजगार मिलना चाहिए लोगों को। ये जो इंडस्ट्री में पैसा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादातर एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ वाला, ये एक तजर्बा पूरी दुनिया में अब ये कामयाब तो यही हुआ है कि एक्सपोर्ट वाली इंडस्ट्री में स्मॉल और मीडियम जो इंडस्ट्री है वो ख़ास तौर पे इंजन ऑफ ग्रोथ होता है, और उसमें रोज़गार ज़्यादा मिलता है ज़्यादातर। तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। हम SMEs को कर्जा भी बहुत कम देते हैं। पाकिस्तान टोटल कर्जे का सिर्फ 7% कर्जा 7% SMEs को देता है, और 93% बड़ों को मिलता है। आपने PTI गवर्नमेंट में देखा कि 630 लोगों को 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा बगैर किसी सूद बूझ के दे दिया गया, और वो इंडस्ट्री पूरी लगी भी नहीं। मैं आपको भी जानता हूँ, वो पूरी इंडस्ट्री भी नहीं लगी, पैसा ओवर इन्वाइस हो गया, और इस तरह जो है ना उसमें रोजगार नहीं मिला लोगों को। तो हमें ये सारी चीजें करनी है। सर इकोनॉमी पर तो बात जो है वो हो चुकी है। अब कुछ अगर सियासी बात कर ली जाए तो राना सनाउल्लाह ने आज बयान दिया है कि वो एक अक्सरियत से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस में कामयाब होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। किस तरह से देखते हैं आप उनके दावों को? ये बड़ा क्लियर है अनमोल। देखिए ना, पंजाब में तो इस वक्त पीपल पार्टी का तो कोई पोजीशन नहीं, कोई नामो निशान मुझे नजर नहीं आता। सिर्फ चंद खास 2-4-5 सीटों के अलावा
तो पंजाब में तो मेन पीटीआई का और मुस्लिम लीग का पिछले इलेक्शन में मुकाबला होता रहा। अब पीटीआई का जो उन्होंने 9 मई के बाद जो सूरत हाल की, पीटीआई से तो ज्यादातर उनके अपने ही नुमाइंदे वो पार्टी छोड़ के चले गए। आज हम जिससे मैं इलेक्शन लड़ता हूँ चिन्योट में, पिछले कई इलेक्शन में, अभी 7वां इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, तो हमेशा उनसे जो मुकाबला होता था तो वो पीटीआई के कैंडिडेट थे। अब वो अपनी पार्टी छोड़ के चले गए। सर, बिलावल भुट्टो ने तो आपकी पार्टी को महंगाई लीग करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने 16 माह साथ काम किए, लेकिन अब आके वो कहते हैं कि आपकी पार्टी महंगाई लीग है। तो किस तरह से जस्टिफाई करेंगे सर 16 साल काम करने के बाद महंगाई लीग करार दे देना? असल में आपकी आवाज क्लियर नहीं है ना सर। बिलावल भुट्टो ने आज आपकी पार्टी को महंगाई लीग करार दे दिया। 16 माह आपके साथ मिलकर काम किया है पीडीएम की गवर्नमेंट में रहकर, तो अब उन्होंने आपकी पार्टी को जो है वो महंगाई लीग करार दे दिया है जी। इस वक्त बहुत ज्यादा और प्रॉब्लम है। 16-17 महीने की पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो हुकूमत कह लें या एलाइज की हुकूमत कह लें, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने से कैसे बचाया जाए। मुश्किल वक्त था, उसको हमने यही कोशिश की। हमें बड़ा ये सारी तकलीफ दे मामलात को छोड़ के गए थे, पीटीआई की हुकूमत गई थी, तो हमने कोशिश यही की कि उसको डिफॉल्ट से बचाया जाए। महंगाई है, आज भी महंगाई आप देख लीजिए कि जो 40% का इस अभी लेटेस्ट जो इन्फ्लेशन की आया है, तो इसको बेहतर इस तरह करना है कि हमारी प्रोडक्शन में इजाफा हो। सर, आपकी पार्टी के पास कुछ ऐसा लायामल है कि अगर इक़्तिदार में आपकी पार्टी आती है इलेक्शंस के बाद, तो आपकी पार्टी ये तमाम तर महंगाई जो मुल्क में चल रही है इस पर काबू पा सके? देखिए, ये मैं कहूँ कि फौरी तौर पे तो ये इसमें कोई टाइम लगे। इकानमी को बेहतर करते हुए टाइम लगता है। हमें अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी है तो कोई चंद महीनों में तो इंडस्ट्री नहीं बढ़ सकती। हम उस तरफ बिल्कुल तवज्जो कर सकते हैं और बेहतरी तो ज़रूर होगी, लेकिन ये कहना कि कोई हमारे पास जादू की छड़ी है, ये नहीं। हम सबको मिलके, एक तो हमें पॉलिटिकल टर्माइल ख़त्म करना पड़ेगा। ये जो 5 साल रहे ना, जो चोर डाकू की गर्दान 3.5 साल पीटीआई ने रखी, उससे लोग ही यहाँ से चले गए। अपना लोकल आपका इन्वेस्टर ही इंटरेस्टेड नहीं, बाहर वाला भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा। और दूसरी बात, असल बात ये है कि कभी भी जब तक पॉलिटिकल सर्टेनिटी नहीं होती, कोई एक हुकूमत ऐसी नहीं होती और उनका वादे तौर पे डायरेक्शन जो है वो डेवलपमेंट की तरफ नहीं होता, तो इसको वक्त तो लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई, लेकिन हमारे बेहतरी महसूस होना शुरू हो जाएगी, आवाम मिलेगी और बेहतरी आएगी, में कमी होगी और लोगों को रोजगार मिलना शुरू होगा। और प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस में आज भी बेहतर हो रही है और बेहतर होगी। यकीनन बेहतरी की उम्मीद। हमारे साथ मौजूद थे कैसर अहमद शेख साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, रहनुमा IPP। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, आज अहम मुलाकातें हुई हैं जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के साथ, डोनाल्ड ब्लूम की अहम मुलाकात हुई है। सर, सबसे पहले तो इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा, और दूसरा सर ये सवाल बनता है कि ये जो मुलाकातें चल रही हैं, इनसे ये तासुर नहीं जाएगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर फॉरेन इन्वॉल्वमेंट हो रही है? नहीं, फॉरेन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ये मुलाकातें पहले भी होती हैं इस लेवल की लीडरशिप के साथ। हमेशा ये मुलाकातें होती थीं और होती हैं और होती रहेंगी। असल में अब क्योंकि मीडिया ज़्यादा फास्ट है, कम्युनिकेशन ज़्यादा बेहतर है, तो अब वो चीज़ें ऑन एयर जल्दी आ जाती हैं, आप तक पहुंच जाती हैं। इलेक्शंस आ रहे हैं, पाकिस्तान को आम मुल्क नहीं है। हमारी जो लोकेशन है, हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं, हम जिन हालात में से गुजर रहे हैं, पाकिस्तान दुनिया के अहम तरीन मुल्कों में से है। और फिर जो सुपर पावर्स हैं, हमारे साथ चाइना है, हमारे साथ अमेरिका है, इनके बहुत सारे स्टेक्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए, और उस वजह से ये जो सफ़ीर हैं या ये लोग जो हैं ये मुलाकातें करते हैं। आप देखेंगे कि ये चीज़ें चलेंगी। उनके इंटरनेशनल मामलात पे मुल्क के अपने कंसर्न होते हैं, और हम अहम ये है कि हम हर वो काम करें जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। हम वो उस डायरेक्शन में चलें कि जिसमें पाकिस्तान की स्टेबिलिटी हो।
ये मुलाकातें आम चीजें अनमोल, ये होंगी, इस पे ज्यादा सर टाइमिंग्स बड़ी वो नहीं है मैटर कि हम उस करती पे हैं। कहें कि जब ये वो क्यों टाइम जब इलेक्शन कैंपेन चल रही है, हर सियासी जमात अपनी इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ और इलेक्शन जो है वो सर पर हैं, तब ये मुलाकातें होना गैर मामूली बात नहीं हो जाती? नहीं अनमोल, बिल्कुल नहीं। अभी तो आपके पास थोड़े दिनों बाद इलेक्शन के लिए लोग आएंगे, आप दुनिया से आपकी रिपोर्टर्स आएंगे, आप लोगों के पास रहेंगे जो इस इलेक्शन को मॉनिटर करते हैं। दुनिया पूरी का कंसर्न होता है इलेक्शन, ये जो है ये मॉडर्न वर्ल्ड के कंसर्न्स हैं। और ये मुलाकातें एक आम रूटीन की चीज है सफी, डेफिनेटली, क्योंकि अमेरिकन जो है वो अहम है, सुपर पावर है, और पाकिस्तान से उनके बायलैटरल रिलेशन जो है हमारे बहुत पुराने हैं। तो अब अफगानिस्तान से भी वो जा चुके हैं। तो हमें रीजन में स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान का किरदार हमेशा अहम रहा है। तो देयर कैन बी सो मेनी रीजंस कि ये क्यों मिल रहे हैं, इसको इतना ज्यादा वो ना समझा जाए कि ये कोई एबनॉर्मल चीज है। सर कल फयाजुल हसन चौहान साहब ने एक बड़ा दावा किया है कि पंजाब के अंदर IPP मार्का मारेगी और वज़ीर आला अलीम खान होंगे। सर ये दावा कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया? अनमोल, मैं तो ये दावा बहुत अरसे से कर रहा हूँ कि पंजाब की गवर्नमेंट IPP बनाएगी, और IPP में जो है अलीम खान इज द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर CM। तो ये तो दावा हमारा है, तो ये दावा रहेगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगी कि गवर्नमेंट IPP पंजाब में बनाएगी। अनमोल ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को इलेक्शंस के हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जैसे पीपल्स पार्टी का कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, और नवाज शरीफ को दूसरी जानिब लाडला भी कहा जा रहा है। तो आपकी पार्टी को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शंस के हवाले से? नॉट एट ऑल अनमोल, हम तहफ़्फ़ुज़ात, गिले शिकवे या इस पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं कि सेल्फ इमेज साइकोलॉजी के तहत हमें अपनी अहमियत का पता हो और हम अपने इलाकों को अपग्रेड करें। और ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, इस बारे में मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अंदर चाहिए, कि हमारे अंदर अपने पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और हम ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कैंडिडेट्स को आगे टिकट दें, ताकि वो आके वो जो हमारा एक ट्रेडिशनल तरीका है उससे हट के वो आगे आके अपनी काबिलियत और अपनी जो उनका मेरिट के लिहाज से काबिलियत अहलियत के साथ वो आगे सर्व कर सकें और पाकिस्तान को अपग्रेड हम कर लें। ये हमारा फोकस है। सर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी IPP को अभी तक किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने अप्रोच किए इत्तेहाद के लिए? जैसे सियासी इत्तेहाद जो हैं वो बन रहे हैं, अगर सूबों में देखा जाए, पंजाब में देखा जाए और सिंध में देखा जाए ख़ुसूसी तौर पर, अब खैबर पख्तूनख्वा में भी नज़र आने वाला है, बलूचिस्तान में भी देखा हमने। तो IPP को अभी तक किसी पार्टी ने अप्रोच किया इस हवाले से? अनमोल, एक तो ये ज़हन में रखें कि IPP की जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल यंगस्टर्स हैं अमंग द पार्टीज, हमारी कोई इतनी ज्यादा उम्र नहीं है। दूसरा ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद मैक्सिमम पार्टीज को आप देखेंगी कि वो सूबों तक महदूद हैं, वो सूबों से बाहर की पार्टीज हैं ही नहीं। तो अब इस कंडीशन के अंदर हमारा फोकस इस वक्त पंजाब है, और पंजाब पे हमारा फोकस है। इसलिए हम कहें कि हमारे साथ आज सिंध में हमारे दोस्त आएंगे, शायद कुछ और जगह पे भी आए, लेकिन हमें ये देखा जाए कि हमारा सारा फोकस, हमारी सारी एनर्जी, हम हर चीज को पंजाब पे फोकस करके चलते। सर पंजाब से अगर बात की जाए तो पंजाब से किसी सियासी जमात ने अभी तक अप्रोच की हो, या आपका कोई इरादा हो आपकी पार्टी का किसी सियासी जमात के साथ मिलकर इलेक्शंस लड़ने का? नहीं अनमोल, जो आप बनाते हैं ना अलायंसेस बिफोर इलेक्शन, वो बनाते हैं जिनमें अगर मैं कहूँ कि मेरी पार्टी की 12-14 सीट्स हैं, तो वो अलायंस बिफोर इलेक्शन होगा। हम इस कंडीशन या इस स्टेटस के साथ चल रहे हैं कि हम क्लेम करते हैं कि पंजाब में हम मेजॉरिटी सीट्स लेके आएंगे। सर अभी जो बिलावल भुट्टो ने कल और आज का बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि 70 साल के बाबों को अब मौका देने से बेहतर है कि अब मुझे मौका फराहम किया जाए, या दूसरी चौथी बार वज़ीर आज़म बना रहे हैं उनको, तो आप मुझे मौका दें। अभी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जो सिचुएशंस चल रही हैं, या जनरली पाकिस्तान की अगर बात की जाए, जिस तरह से हमारी मईशत चल रही है, क्या ये उम्र को सामने लाना या दूसरी चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने की बातें करना, ये स्टैंडर्ड्स की कोई गुंजाइश है हमारे मुल्क में कि इस बेस के ऊपर इलेक्शंस लड़े जाएं? नहीं, मौका वो अनमोल ने देना है या मेजर खुरम ने देना है? मैंने देना है। अगर आपने और मैंने मौका देना है तो फिर हमको बना देते हैं 2 दिन के लिए वज़ीर आज़म। यानी ये जो स्टैंस है, या ये जो एक वो है कि जी मुझे मौका दिया जाए, मौका देना किसने है? ये तो अभी तक ये किससे मौका मांगा जा रहा है? नहीं सर, मौका तो वो आवाम से यकीनन मांग रहे हैं, लेकिन इस तरह की बातें, इस तरह के स्टैंडर्ड सेट कर देना
कि उम्र का तयन कर देना, ये चौथी बार, ये दूसरी बार, ये गुंजाइश बचती? नहीं अनमोल, सबसे पहला मैं ये कहूंगा कि ये जो रविश है या ये जो अप्रोच है, हम इसके कायल नहीं। इसका मतलब ये है कि 70 साल से ऊपर वाले सारों को फिर जहर दे दिया जाए, जान छोड़ाएं, किसी काम के नहीं है वो। सर, अगर इलेक्शन कैंपेन की बात की जाए तो नून लीग बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। दौरे भी चल रहे हैं, बलूचिस्तान के आइंदा दिनों में खैबर पख्तूनख्वा के भी दौरे होंगे, और अगर सिंध की बात की जाए तो वर्कर्स कन्वेंशन चल रहे हैं, जल्द से जुलूस चल रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी की जानिब से इस तरह का कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन कैंपेन बड़ी पुरजोश तरीके की हो। सर, इसकी क्या वजह बन रही है? नहीं अनमोल, हमारे अलावा इलेक्शन कैंपेन कारी कोई नहीं रहा। पंजाब के अंदर आप देखेंगे कि इलेक्शन कैंपेन शुरू ही आईपीपी ने की है। ये बाकी तो बड़ी लीडरशिप के बड़े अलायंसेस के लिए उनके दौरे चल, कैंपेन अभी तक किसी ने शुरू नहीं की है। कैंपेन हमने ही शुरू की है। आज भी हम फील्ड के अंदर मौजूद हैं। तो कैंपेन के जलसे या कैंपेन की जो एक्टिविटी है वो सिवाय आईपीपी के अभी तक आपको बाकियों में नजर नहीं आएगी। अभी तक बाकी सोच विचार कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, सर जोड़ के बैठे होते हैं, कभी उंगलियां जोड़ के बैठे होते हैं। तो हम तो ऑन ग्राउंड इस वक्त निकले हुए हैं। सर, अगर आपकी पार्टी की तरफ पंजाब से अलावा या जनरली अगर बात की जाए कि कोई पार्टी आना चाहे, काफ लीग मौजूद है, नवाज शरीफ की पार्टी मौजूद है, तो क्या आप खुद तो अप्रोच नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो लोग आना चाहें तो आप उन्हें वेलकम करेंगे अपनी पार्टी के साथ? अनमोल, ये जो अलायंसेस हैं हमारे, ये एप्लीकेबल होंगे आफ्टर इलेक्शन। देखें, मैंने जैसे कहा कि 18th अमेंडमेंट के बाद पार्टीज महदूद हो गई सूबों तक, और पहले गवर्नमेंट्स बनती थी सेंटर के अंदर अलायंसेस की, कोलिशन गवर्नमेंट। अब प्रोविंसेस के अंदर भी आपको ये चीज नजर आएगी। तो आफ्टर द इलेक्शन जो है अलायंसेस हो सकते हैं, व्हाई नॉट, और होंगे। और इसमें देखिए, हम किसी पार्टी को पाकिस्तान का दुश्मन करार देकर हक व बातिल की जंग तो करार नहीं दे रहे। आप एक दूसरे के साथ मिलते हैं। हमारा जो इलेक्शन है उसको किसी मैयार पे आप एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। आपने अगर तनकीद भी करनी है तो उसकी भी बुनियाद है। ये तो नहीं है कि वो तनकीद हो जिसकी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को अनमोल टू कट इट शॉर्ट अपग्रेड होने की जरूरत है, एथिकली भी, इमोशनली भी, हर लिहाज से, और कल्चरली भी। हमने बहुत ज्यादा अपना नुकसान कर लिया जिसको क्योर करने की भी जरूरत है। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। यकीनन पाकिस्तान को जो अपना नुकसान है उसको पूरा करने की जरूरत है। आईपीपी रहनुमा खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। उनसे जानेंगे कि पीपल्स पार्टी आजकल एक्टिव नज़र आ रही है, तो मज़ीद क्या कारकर्दगी हो सकती है इलेक्शन कैंपेन के हवाले से? सर, सबसे पहला सवाल कि आज भी जो बिलावल भुट्टो ने अपना जो खिताब किया उसमें उन्होंने बड़ी बड़ी बातें भी की हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि 16 माह की जो मेरी पीडीएम की कारकर्दगी है उसके ऊपर मैं इलेक्शंस लड़ने के लिए तैयार हूँ। इन्होंने तनकीद का भी निशाना बनाया नून लीग को। सर, इतने कॉन्फिडेंट हैं कि 16 माह के अंदर जो है वो कह रहे हैं कि मैं अपनी कारकर्दगी का फुल प्रूफ एक कह लें कि एबल हूं कि इलेक्शंस के अंदर मैं मार कर जो है वो सबको आगे निकलूंगा? बहुत शुक्रिया जी। वो एक इख्तियार है, पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 16 माह की कारकर्दगी नहीं है। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो बतौर वजीर खारजा बात कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार था, और पाकिस्तान आपको पता है कि किसी तरफ से भी ये हमारा हाल हो चुका था उस वक्त कि अमेरिका के हम फॉरेन सेक्रेटरी के फ़ोन का इंतज़ार करते और वो हमारे साथ कोई राब्ता नहीं था। और दुनिया भर में जो हमारे हालात हुए, कश्मीर को जिस तरह हड़प कर किया, और उस पर दुनिया में किसी ने हमारा साथ ना दिया। और उसके बाद उस आलमी तन्हाई से 16 महीने की मुद्दत कोई मुद्दत नहीं होती। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बतौर कम उम्र तरीन वज़ीर खारजा जो काम किया वो अवाम के सामने रख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसकी क़यादत के अंदर इतनी अहमियत है कि हमारा एक लेगेसी है आलमी ताकतों के साथ और दूसरे हमारे दोस्त और ब्रदर मुल्कों के साथ एक ताल्लुकात बनाने में पीपल्स पार्टी एक एजाज रखती है। तो उसकी बात की है। और अगर कोई परफॉर्मेंस पे बात करना चाहता है तो उस पर की है। अदरवाइज तो पीपल्स पार्टी की एक लेगेसी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो बुनियादी नुक्ता रख रहे हैं पाकिस्तान के अवाम के सामने, वो बुनियादी नुक्ता ये है कि क्या पाकिस्तान के अवाम बार बार एक मोमिन एक ही सुराग से डसा जाए? एक दफा वजीर आजम बने, 2 दफा वजीर आजम कोई बना, 3 दफा वजीर आजम बना, अब 4 दफा की भी कोई उम्मीद लगाए, तो क्या हमें दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा मौका देना है? पाकिस्तान के अंदर क्या और क़यादतें मौजूद नहीं है? और फिर किसी ऐसे को मौका देना, 78 साल का कोई शख्स हो
फिर वो बीमार भी हो, इसीलिए वो अदालती रिलीफ ले रहा हो कि मैं बीमार हूँ, और फिर उनके ट्रैक रिकॉर्ड में हमेशा लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो इक़्तिदार पे आने के लिए झगड़ालूपन हो। ये चीजें तो नहीं देखी जाती ना कि उम्र कितनी है, मेडिकल स्टेटस क्या है? देखा जाना चाहिए, क्यों नहीं देखा जाना चाहिए? क्या मेडिकल स्टेटस एक आम नौकरी लेने जाए तो नहीं देखा जाता? सर आम क्या नौकरी उम्र की नहीं बात देखी नहीं हो रही जाती? ना, यहाँ पर पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान की बात है ना, तो ये तो खास जगह है। यहाँ पे एक ऐसा शख्स जो छुट्टी लेके 4 साल किसी के सामने ना आ सके, बात ना कर सके कि मुसीबत है, जान को बड़ा अल्लाह ताला ने सेहत दे, लेकिन बात तो यही थी, उनका नैरेटिव तो यही था कि मियाँ साहब मौत और हयात की कश्मकश में है। तो पाकिस्तान में अगर मौत और हयात की कश्मकश में है तो हमें तो किसी सेहतमंद बंदे की जरूरत है। और दूसरी बात, तो सर अगर बाकी 70% पार्टियां इस बात पे पाकिस्तान के अंदर एतराज करें कि बिलावल वो जिन्होंने पढ़ाई के लिए सारी जो अपना टाइम था वो बैरून मुल्क गुजारा और पाकिस्तान में उन्होंने कम वक्त गुजारा, तो सर फिर ये गिला उनकी तरफ से भी तो आता है। जी सुनिए, बिलावल साहब ने मेरे ख्याल से 7 से 8 साल तालीम का अर्सा सिर्फ गुजारा होगा। अब उनकी 35 साल उम्र है, बाकी उन्होंने 28 साल पाकिस्तान के अंदर गुजारे हैं। और पिछले तकरीबन ये 2007 से लेके आज तक के तो ये मुसलसल इधर है। जो उन्होंने 7-8 साल गुजारे हैं बाहर, वो तालीम के लिए, वो तो मैं भी गुजार के आया हूँ इतना अच्छा, लेकिन मैं हम लोग मुल्क के अंदर हैं, ये तो बुरी बात नहीं है तालीम हासिल करके आना। आज बिलावल भुट्टो जितने उम्मीदवार हैं उनसे सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता है, आला तालीम याफ्ता है, नौजवान है। 70% पाकिस्तानी इस वक्त नौजवान है, वोटर नौजवान है। अब उनके लिए कोई उम्र, और ये इकबाल कौमी शायरी के लिए तो नहीं है ना दिलम, कौमी शायर है तो उसकी बात मान लें कि फिरत को गुलामी से आजाद कर और जवानों को पीरों का उस्ताद कर। अब ये मुल्क का इस वक्त मुकद्दर नहीं है कि हम उन्हीं बाबों के साथ 72, 74, 76, 78, 80 साल के बाबों के साथ खेलते रहे। एतमाद करें पाकिस्तान के नौजवान के ऊपर। अगर पाकिस्तान का नौजवान लेफ्टिनेंट बन के तो फौज के अंदर आ सकता है, अगर पाकिस्तान का, तो इसी तरह पाकिस्तान के नौजवान को मौका दें। अब मेरे ख्याल से सबने कर लिया, सारी सियासी समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर्स हैं, अब उन्हें मौका दे देना चाहिए लोगों को। 2-2, 3-3 दफा आपने वजारतें भुगत ली हैं, अब इससे ज्यादा। और बिलावल साहब जो बड़ी बात रख रहे हैं वो अवाम के सामने, नौजवान होने का मकसद ये है कि नई पॉलिसीज आ सके और हम माजी की नफरत से छुटकारा पड़ पाए। तमाम पुराने सियासतदान अपने इंतकाम ज़हन में रखे हैं कि उसने मुझे हथकड़ी लगाई, उसने मुझे फलां किया, फलां की फलां के साथ दुश्मनी है, वो उसने उसके साथ नहीं बैठना। तो एक ऐसी क़यादत की जरूरत है जो नए रुख का तयन करे, एक कौमी प्रोग्राम और एजेंडा तश्कील दे, और नौजवान अपडेटेड प्रोग्राम, आउटडेटेड ना आए, अब नए प्रोग्राम आए। और अब मुकाबला सर ये आउटडेटेड प्रोग्राम सिंध में भी वैसे नजर आने चाहिए थे। सिंध में इक़्तिदार में है पीपल्स पार्टी काफी टाइम से, एक अरसे से, तो ये आउटडेटेड प्रोग्राम हमें वहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर क्यों नहीं आए? क्योंकि आप गई नहीं है अनमोल साहब। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आइए आपको मैं सिंध का दौरा करवाऊँ। वहाँ पे दिल के हॉस्पिटल, अगर पंजाब में सिर्फ एक दिल का हॉस्पिटल बना के 40 साल हुकूमत में उसका क्रेडिट लिया जाता है, तो पीपल्स पार्टी ने हर डिस्ट्रिक्ट में NICVD बनाया है। हेल्थ के शोबे में आप किसी हेल्थ वाले से पूछ लें, और खुद भी आइए बिस्मिल्लाह। हेल्थ और एजुकेशन में जितना काम पीपल्स पार्टी ने उधर किया, और इससे बढ़ के क्या होगा, वो सर जिसे हमारे लिए सर के ताने दिए जाते थे, हमने इंतखाबी मुहिम का आगाज उस सर से किया है। और जिस तरह लोगों ने शिरकत करके अपनी एतमाद का इजहार किया है, आज उसी थर में आइए, वहाँ पे सड़कें देखें, वहाँ पे तालीमी इदारे देखें, वहाँ पे सेहत की सहूलतें देखें, वहाँ पे बना एयरपोर्ट देखें, वहाँ पे पीने के पानी की फराहमी देखें। तो जिससे हमारे लिए प्रोपेगेंडा का जरिया बनाया गया, हमने वहाँ पे थर पोल के जरिए तरक्की ला के वहाँ पे आज खवातीन वहाँ पे ट्रक ड्राइवर है और काम कर रही हैं और रोजगार अपना लेके आगे बढ़ रही हैं। वहाँ की एक थर की खातून को हमने सेनेटर बनाया, एक झुग्गी में रहने वाली थी। तो यही तो हम कह रहे हैं कि बदला तो है। महज अनमोल साहब स्टूडियो में बैठ के तनकीद करने से नहीं होगा कि तनकीद की बात नहीं है। अगर हम देखें, हमारा मीडिया यही खबरें शाया करता है कि किसकी कारकर्दगी कितनी है और कौन किस तरफ गामजन है। उसी की बिना पर सवाल किया गया है कि सिंध में उस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्रवाई नजर नहीं आ रही, काम नजर नहीं आ रहे। काम होंगे लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी सिंध में एक तवील अरसे से बैठी हुई है। देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे आप कहती हैं, अब कोई भी ये बातें की जा सकती है कि मैं लाहौर को पेरिस बना दूंगा। बनाया तो किसी ने नहीं है, 40 साल हुकूमत करके भी पेरिस नहीं बनता। लाहौर को लाहौर ही बनाना पड़ेगा, कराची को कराची बनाना पड़ेगा और अच्छा बनाना पड़ेगा। अब वहाँ पे काम हुआ है, यही मैं आपसे बड़े एहतराम के साथ अर्ज कर रहा हूँ, या तो आप दौरा करें हेल्थ के अंदर जितना, और हेल्थ की जितनी हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन है उनसे पूछे
कि सबसे ज्यादा जिस सूबे ने हेल्थ में काम किया है वो कौन सा है, एजुकेशन में जिसने काम किया वो कौन सा है। सर यकीनन ये मजदूर तो कार्ड इलेक्शंस कितने आएंगे और अवाम ही बताएगी कि कौन सी पार्टी ने ज्यादा काम किया है, कौन सी पार्टी ने काम नहीं किया है। सर अगर इलेक्शन सिर्फ एक फिक्रा अवाम ही तो बता रही है हमें, अवाम ने 15 साल पहले जो इलेक्शन हुए सिंध में उससे ज्यादा वोट 10 साल वाले इलेक्शन पहले दिया और पिछले इलेक्शन में उससे ज्यादा वोट दिया। हर दफा सिंध के अवाम हमें अक्सरियत दे रहे हैं पहले से ज्यादा, लेकिन पंजाब में बैठे हुए लोगों को प्रॉब्लम है कि सिंध में काम नहीं हुआ। अगर सिंध में काम नहीं हुआ तो सिंध के लोग हमें वोट पहले से अक्सरियत में क्यों दे रहे हैं? वाहिद जमात है जिसे हर दफा पहले से ज्यादा अक्सरियत मिली। सर अगर वोट आपको मिल रहे हैं, इलेक्शंस आपके हक में जा रहे हैं, फिर आप लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का अकेला भी ना करें। नहीं, हम लेवल प्लेइंग फील्ड हमें कोई ना दे लेवल प्लेइंग। हम तो तंज कर रहे हैं, सियासत के अंदर दो तरीके होते हैं, या किसी को गालियां बके और या किसी को आयरॉनिक वे में पैगाम पहुंचाए। हम पैगाम ये पहुंचा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर किसी के कंधों पे सवार होके आना ये सियासत है? कल तक यही कह रहे थे हमारे नून लीग के दोस्त कि तकड़ी के तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए जी, सबको बराबर। हम भी यही कह रहे हैं, हमें उन्हें याद दिला रहे हैं। बाकी अगर उन्हें आदत है कि 1988 में भी अमीर कुल के कंधों में और गोद में बैठना है और आज भी बैठना है तो उन्हें ये स्टेटस मुबारक हो, हमें तो इस पर कोई एतराज नहीं है। पीपल्स पार्टी ने जब लड़ा है इलेक्शन इत्तेहादों के खिलाफ और एस्टेब्लिशमेंट के बनाए गए इत्तेहादों के खिलाफ लड़ा और हम फिर जीत के आए, हम एक दफा फिर उसका मुकाबला कर लेंगे, हमें कोई एतराज नहीं। हम रो नहीं रहे, हम आवाम तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं कि क्या पीपल्स पार्टी को हमेशा से सुतेला क्यों समझा जाता है? मेरे बानी चेयरमैन को फांसी पर लटका दिया जाता है, मेरी वो चेयरपर्सन जो 30 साल जद्दोजहद करती है उसे लहूलुहान कर दिया जाता है, उसके बाद बनने वाले चेयरमैन को 14 साल शरीक चेयरमैन को 14 साल जेल में रखा जाता है। हमारे साथ सुतेले का सलूक ना किया जाए, ये गुजारिश है। अदरवाइज जो जिसके साथ है, जिसने जिसकी गोद में बैठ के आना है आए ना। हमें सर आपके मुताबिक भी लेवल प्लेइंग फील्ड कभी नहीं मिली ना, तो एक्चुअल में आपकी पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड कहती किसको है? जलसे जुलूस उसी तरह से हो रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी हो रहे हैं, एक्चुअल में सर आप लोग मांग क्या रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड से? लेवल प्लेइंग फील्ड हम ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल आपके मुताबिक जो है वो आपकी पार्टी को आवाम जितवा भी रही है। मेरी बात सुनिए, हम कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि हम सियासी बसीरत से कुछ लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं, सियासी लोगों को वो इधर उधर खराब हुए होते हैं उन्हें हम साथ लेके आते हैं। लेकिन ये और हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी हम आज से कर रहे हैं, 5 साल से हमारे कन्वेंशन हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं। अब कोई शख्स आता है 4 साल के बाद और वो 30 उम्मीदवार लोगों का शिकार करके एक रात के अंदर पंजाब का लीडर जाके बलूचिस्तान के 30 उम्मीदवार हलाक करके बोरी में डाल के ले आता है। तो हम ये कहना चाहते हैं अगर जलसा करें ना, लोगों तक जाए। हम तो जलसा कर रहे हैं, केपीके में आजकल कर रहे हैं और उसके बाद हम कोयटा जा रहे हैं, बड़ा जलसा कर रहे हैं, कन्वेंशन कर रहे हैं अपना 30 नवंबर को। तो आप भी ये करें ना, एक भी अवाम में तो जाते नहीं। जिन्हें कल तक लोटे कह रहे थे बाप वाले, जब हमने इनके लिए लेके आए तो वो बुरे थे, हराम थे उस वक्त, आज वो हलाल हो गए। तो हम तो ये बात कर रहे हैं, सियासत में यही तरीका होता है अपनी बात पहुंचाने का। बाकी हम कुछ भी नहीं कहते जी, सच बिस्मिल्लाह। किसी को शौक है कि उसने इलेक्टेबल्स के साथ खेलना है तो खेले, किसी को शौक है कि उसने ड्राइंग रूम की सियासत करनी है तो करे। हम तो अवाम की करेंगे सियासत, अवाम के अंदर जाएंगे, अवाम सर आपकी पार्टियों में बड़े रद्द-बदल आ रहे हैं, आपकी पार्टी के अंदर के बहुत सारे लोग जो हैं वो अब नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, इसकी क्या वजह सर सामने नजर आ रही है? क्या पार्टी की जानिब से उस तरह से जो है वो प्रोटोकॉल्स नहीं दिए जा रहे? क्या वजह है कि अब नून लीग में ज्यादा ट्रैक्शन आ गई है जब से नवाज शरीफ वापस आए? जी देखिए, हमारे पार्टी के जो बुनियादी लोग हैं मौजूद हैं। कुछ इलेक्टेबल्स थे जो चंद महीने पहले शामिल हुए, उस वक्त शायद उन्हें लग रहा था कि इक़्तिदार हमारा। इस वक्त यानी एक परसेप्शन जो बनाई गई है ना, शायद उसमें जाएंगे, ये पता चल जाएगा सबको करीब, ये आप महीना डेढ़ रहने चलें तो शायद इसलिए वो टूट रहे हैं। हमें इनसे कुछ नहीं। मैं तो पीपल्स पार्टी के वर्कर के तौर पे हमेशा से समझता हूँ कि ऐसे इलेक्टेबल्स जो किसी के नहीं बने तो उनके पीछे पीछे करने से कुछ नहीं, जमातें तबाह होती हैं। पीपल्स पार्टी का एक अपना वोट बैंक है, पीपल्स पार्टी के अपने लोग हैं, हम लीडरशिप को बनाते हैं, नए लीडर क्रिएट करते हैं तो पीपल्स पार्टी वही करेगी। ये जो जा रहे हैं इक्का दुक्का, हमें इनका कोई दुख नहीं है, लेकिन वो सवाल तो उनसे करें ना कि जो कल तक उन्हें लोटा कह रहे थे। आपको याद ही होगा आप जाने वालों को खुदा हाफिज कह रहे हैं तो आने वालों को वेलकम कर रहे हैं जी? जाने वालों को आपकी तरफ से खुदा हाफिज है तो आने वालों को वेलकम कह रहे हैं यानी आप? नहीं, हम आने वालों को उन्हें वेलकम करेंगे जो हमारे नजरिए के साथ आएगा। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ रास्ते में है, जैसे चेयरमैन साहब केपी में जा रहे हैं,
अब उधर के हल्के के अवाम अगर लोगों पे वो देखेंगे कि अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है, तो जो लोग पीपल्स पार्टी में आना चाहेंगे उन्हें वेलकम। एक जमात ऐसी भी है जिसे हमारा वोट मुंतकिल किया गया 2018 के इलेक्शन में, पीपल्स पार्टी का वोटर उधर मुंतकिल किया गया साजिश के जरिए। जैसे हमने अपना वो वोटर वापस लेना है और पाकिस्तान के अवाम तक जाना है, यही हम रखें। हमारी लड़ाई किसी सियासी जमात से नहीं है, हमारी लड़ाई महंगाई से है, हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है, हमारी लड़ाई अवाम को ना दिए जाने वाले जो हकूक हैं, जो गासिब है, उनके साथ। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन, रहनुमा पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद थे और अपना मौक़िफ़ भी दे रहे थे। हमने प्रोग्राम में बात की कि पाकिस्तान की मईशत में किस तरह दिन ब दिन बेहतरी आ रही है और किस तरह से अगर इलेक्शंस की बात की जाए तो सियासी जमातें मुतहरिक है इलेक्शंस को लेकर। प्रोग्राम डायलॉग से आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।